गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए कन्यादान पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ। आपने मेरे इस पाठ को पिछले वीडियो में समझ लिया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका समरी बताना चाहूँगी। इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी ने अपनी कविताओं में ज्यादातर अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं का ही वर्णन किया है, जैसे समाज में हो रहे अत्याचार, शोषण या अन्य समस्याओं के बारे में उन्होंने अपनी कविता में बताया है। तो आज यही एक कारण है जिसका उन्होंने इस कविता में जिक्र किया है। तो कन्यादान पाठ में, जैसा कि आप नाम से समझते हैं, कन्यादान, कन्या का दान। हालांकि ये शब्द कहना गलत है, तो कन्या का दान शब्द अलग है, लेकिन कन्यादान एक बहुत ही पवित्र प्रथा है जो आज से नहीं, काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। इसमें एक माँ अपनी एक अबोध बच्ची को उसकी विदाई से पहले एक सीख देती है। आमतौर पे सारी माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी को विदा होने से पहले कुछ नियम, कुछ कर्तव्य जरूर बताती हैं, लेकिन इस कन्यादान पाठ में माँ ने वो परंपरागत सीख से हट करके एक शिक्षा दी है। परंपरागत सीख का मतलब है कि जनरली माएँ अपनी बेटियों को ससुराल में जाना, अच्छे से रहना, लोगों के सुख दुख का ख्याल रखना, सबकी बातों को सिर झुका करके मानना, मीन्स के सारे वो आदर्श की बातें बताती हैं, जिसमें लड़की के लिए कोई रोल नहीं होता कि उसकी अपनी उस जगह क्या अहमियत है। लेकिन इस पाठ में माँ ने उस लीक से हट करके अपनी बेटी को सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को बेटी अबोध थी, तो माँ ने उसको शिक्षा दी कि ससुराल में जाना, कभी भी अपने रूप सौंदर्य पे मोहित मत होना, कभी भी कपड़े और गहनों के बंधन में मत बनना, क्योंकि ये सब स्त्री की कमजोरी है। ये भी बताया कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, उसमें खुद को आत्मदाह करने के लिए उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ये सारी चीजें माँ ने इस पाठ में अपनी उस नादान बच्ची को बताया। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आप सभी के आंसर्स बखूबी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। आपने इस कविता के अंत में लास्ट की 2-3 लाइनों में देखा कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये शब्द में आप देखेंगे, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पे बातें समझने की कोशिश करिएगा कि माँ ने ऐसा नहीं कहा कि तुम लड़की मत होना। माँ ने कहा लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो ऐसा क्या है इस शब्द में कि जिसके दो नजरिए हैं। तो सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि बच्ची बहुत ही छोटी और नादान थी, बहुत ही भोली थी। माँ ने लड़की होना के लिए इसलिए ऐसे कहा क्योंकि आमतौर पे लड़की का अपना जो गुण होता है, एकदम सीधा सादा, सरल, लज्जाशील या कमजोर, जिसे हम कहें, जिसे आज का समाज समझता है कि लड़की होना, कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लड़की होना, ससुराल में जाना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, नारी के जो ससुराल में लेकर के आदर्श होते हैं, उनके उस लड़की के जो उत्तरदायित्व होते हैं ससुराल पक्ष को लेकर के, या नारी सुलभ सारे गुण, उसको बनाए रखना, मीन्स अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि सारे कर्तव्यों का पालन करना,
लेकिन जब अत्याचार हो, शोषण हो, तब उस वक्त अपने आप को कमज़ोर मत बनाना। क्योंकि सभी का ये विचार होता है कि लड़की शब्द में ही एक कमज़ोरी है। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा कि अपने हर कर्तव्यों का पालन करना। लेकिन जब ये लगे कि तुम्हारे साथ समस्या है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो अपने आप को कमज़ोर मत बनाना। उसका डट कर सामना करना, निडर हो करके उसके आगे डट कर खड़ी रहना। इसलिए माँ ने ऐसा कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आपने कविता में ये लाइन भी पढ़ी थी कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसके अर्थ को आपने समझा था कि माँ ने अपनी बेटी को ये सीख दी कि ससुराल में जाना, लेकिन आग का प्रयोग उचित चीज के लिए करना, उसको प्रयोग करने में जो उचित है उसके लिए उसका प्रयोग करना। लेकिन कभी भी ससुराल के अत्याचार से दुखी हो करके या हार करके कभी भी उस आग में खुद को आत्मदाह मत करना। इस लाइन का ये अर्थ है। इस लाइन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इस पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति में सबसे पहले हमको ये बताना है कि समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। ये आज की बात हो रही है कि आज के समय में कि इस पंक्ति के माध्यम से ये पंक्ति इस ओर संकेत करता है कि आज समाज में लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जो लड़कियां इस अत्याचार और शोषण से हार जाती हैं, हार मान करके कभी कभी वो गलत कदम उठा लेती हैं, और उस गलत कदम में या तो वो खुद आत्मदाह कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, या ससुराल पक्ष के द्वारा जला दी जाती हैं। इस पंक्ति से एक ये आशय है कि समाज में हो रहे अत्याचार या शोषण से जब जब लड़कियों का शोषण किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो उससे वो हार करके खुद आत्महत्या कर लेती हैं या आत्मदाह कर लेती हैं, या फिर उनको जला दिया जाता है। तो ये पंक्ति समाज के इस बुराई की ओर संकेत करता है। इसी पंक्ति में एक दूसरा क्वेश्चन है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कविता में बेटी बहुत ही नादान है, अबोध और भोली है। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा, क्योंकि लड़की को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि ससुराल में जाकर के उसे किस तरह से रहना है। ससुराल के छल कपट द्वेष से वो परिचित नहीं है। तो अपनी बेटी के इस भोलेपन, नादानी और नासमझी को देखते हुए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो हम लोग इस लाइन पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इस लाइन के पीछे के भाव को समझना है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश की मतलब कि वो पढ़ना जानती थी। क्या? धुंधला प्रकाश, कि जहाँ पे स्पष्ट ना दिखाई दे, सिर्फ इतना ही उसे ज्ञान था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि वो शादी का मतलब आनंदित होना ही जानती थी। कि पाठिका लड़की के लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि वो छोटी बच्ची शादी
उसका मतलब उत्सव समझती थी, खुश होना समझती थी, आनंदित होना समझती थी। लेकिन उसे वो वास्तविकता से दूर कल्पना में जी रही थी। उसको सिर्फ एक पक्ष का ज्ञान था, जिसमें उत्साह था, उमंग और खुशियाँ थी। किस तरीके से? शादी का मतलब नए कपड़े पहनना, नए गहने पहनना, खुद को सजाना और संवारना, नाचना गाना। मीन्स कि जो पक्ष उसके लिए आनंददायक था वो उस पक्ष को ही जानती थी, लेकिन उस पक्ष के वो उसके दूसरे पक्ष से बिल्कुल ही अनजान थी कि ससुराल में हो रहे अपने कर्तव्य, ससुराल में जाने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करना, या फिर ससुराल में जो भी उचित अनुचित है उसके हिसाब से चलना, या फिर शोषण होना, इन सब चीज़ों से वो नावाकिफ थी, यानी उसे जानकारी नहीं थी। इसलिए उसे कहा गया, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ लयबद्ध और कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। कि उसको सिर्फ शादी का मतलब आनंद या उत्साहित होना ही मालूम था। वो उसके दूसरे पक्ष से बिल्कुल ही अनजान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। माँ ने यहाँ पे माँ के बारे में बताया गया था कि अपनी बेटी को विदा करते समय माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक था, बहुत ही सच्चा था। क्यों? कि माँ को अपनी बेटी विदाई के वक्त अंतिम पूंजी लग रही थी, क्योंकि बेटी के विदा हो जाने के पश्चात वो बिल्कुल अकेली हो जाती, अकेली हो जाएगी। बेटी उसके सुख दुख की साथी थी। वह अपनी सारी बातें अपनी बेटी के साथ बांट लिया करती थी। लेकिन कन्यादान के पश्चात, यानी कि अपनी बेटी की विदाई के पश्चात, माँ के पास कोई नहीं रह गया था। इसलिए माँ ने यहाँ पे अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहा, कि वो उसकी एक बहुमूल्य मतलब वस्तु नहीं कहेंगे, कि वो उसके लिए एक अनमोल थी, बहुमूल्य थी, जिसके चले जाने के बाद माँ एकदम अकेली रह जाती। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहा। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने अपने इस कविता में आपने देखा कि माँ ने अपनी बेटी को बहुत सी बातें बताई। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी। आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि सबसे पहले ससुराल में जाना। हम पॉइंट में देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि माँ ने कहा कि ससुराल में जाना, ससुराल में आग रोटियां सेकने के लिए प्रयोग में लाना, उसमें अपने आप को मत जलाना। दूसरा, माँ ने कहा कि कभी भी वस्त्र और आभूषण के चक्कर में फंस करके अपने रूप पर मोहित मत होना, अपने रूप सौंदर्य को देख करके मोहित मत होना, क्योंकि ये स्त्री जीवन के बंधन है। माँ ने ये भी मना किया। फिर माँ ने कहा कि नारी के गुणों को बनाए रखना, मतलब नारी का जो कर्तव्य होता है ससुराल में लेकर के उसके गुणों को बनाए रखना, लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत बनाना। तो माँ ने कुछ ऐसी सीख अपनी बेटी को उसकी विदाई के वक्त दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कन्या के साथ दान मीन्स शब्द है कन्या दान। तो कन्या के साथ ये जो दान शब्द लगा है ये कहाँ तक उचित है? अगर ये उचित है तो कैसे उचित है, या फिर अगर उचित नहीं है तो कैसे? तो यहाँ पे अगर अपने व्यूज़ की बात हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो, तो मैं अपने तरीके से बताऊंगी। ये क्वेश्चन के लिए आप फ्री हैं, इसमें
काफ़ी वेरिएशंस आ सकते हैं बच्चों की सोच में। जितने भी बच्चे होंगे उनके डिफरेंट व्यूज़ होंगे, तो डिफरेंट व्यूज़ होंगे, कोई बात नहीं, आंसर्स आपके ऊपर डिपेंड है। किसी को उचित लगेगा, किसी को अनुचित लगेगा, लेकिन चूंकि मैं ये बता रही हूँ तो यहाँ पे ये कहना कि कन्या के साथ दान शब्द लगाना उचित नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो सबसे पहले दान की बात अगर हम करें तो दान हम किसी वस्तु का करते हैं, किसी चीज़ का करते हैं, और कन्या कोई वस्तु नहीं होती है, कन्या कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा, जिस चीज़ का हम दान करते हैं उसको फिर हम वापस नहीं लेते हैं। कन्या का जब हम दान करते हैं तो वहाँ पे उसके साथ उससे लगाव खत्म नहीं होता है। वो सिर्फ एक वैवाहिक परंपरा है जिसे निभाया जाता है कि दान की वस्तु दे दी लेकिन हमने उसे वापस नहीं लिया। लेकिन बेटी शादी के बाद भी उसका उसके माता पिता के साथ उतना ही लगाव होता है। फिर अगली चीज कि हम दान ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं का करते हैं। जैसे हमने किसी को रुपए पैसे दिए, किसी को कपड़े दिए, किसी को उसकी जरूरत का सामान दिए, मतलब हम कुछ भी दे सकते हैं। और लड़की निर्जीव वस्तु नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कन्या के साथ दान शब्द लगाना उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। मैं अपने अगले वीडियो में पिछले साल के आए हुए बोर्ड परीक्षा के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।